Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हालचाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज लेकर आए हैं क्लास जहाँ पर बात करेंगे एक नए लेसन की और नए टॉपिक की, और इस लेसन की कहानी पोस्टमार्टम आज इसी क्लास में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये लेसन जो है वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग। इस लेसन को शुरू करने से पहले सभी लोग जल्दी जो है क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दो। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन साथ। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा जो है पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब जल्दी इस क्लास में जाओ दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नया लेसन है, लेसन का आप लोग नाम लिखिएगा। तो दोस्तों इस लेसन का नाम है जो है लास्ट लेसन है पार्ट 1 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आपको लिखना है इस लेसन का नाम विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जो भी लेसन है, ये पार्ट 1 का लास्ट लेसन है, तो लेसन का नाम लिख लीजिएगा विद्युत चुम्बकीय ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो आप लेसन देख रहे हैं ये जो है 8वां लेसन है। ठीक है, लेसन नंबर 8 है, पार्ट 1 का अंतिम लेसन है, ध्यान रखना। और इसकी कहानी भी यहीं से समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेसन का नाम लिख दीजिए जो कि लेसन 8 है। 8 लेसन है ये, ध्यान रखना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है कौन सा लेसन दोस्तों, 8वां लेसन है। इसके बाद जो है आपको पता ही है कितने लेसन पढ़ने हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब दोस्तों ये होता क्या है, पहले इसको आप बहुत अच्छे समझिए। बोला है विद्युत फिर चुंबकीय फिर तरंगे। तो विद्युत होता है, चुंबक होता है, उनसे क्या उनके लंबवत जो है विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस विक्षोभ उत्पन्न होने की घटना को हम लोग दोस्तों कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और इसके अंतर्गत सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, इसका नाम है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये बहुत बार एग्जाम में जो है आ चुका है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस लेसन में जल्दी से नाम लिख लीजिए, फिर जो है आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग बनाइएगा विस्थापन धारा। तो दोस्तों इस लेसन का हेडिंग करना आपको डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा, क्योंकि इसका जो स्टार्ट होता है विस्थापन धारा से ही होता है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। इसको आईडी सिलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो लिखना है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट क्या दोस्तों, करंट। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिएगा विस्थापन धारा। तो बात करने वाले हैं विस्थापन धारा की। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, हो गया हेडिंग। तो दोस्तों इसमें लिखना है आपको कि किसी परिपथ में समय के साथ, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती, ठीक है, समय के साथ जो है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, या तो आप जो दोस्तों इसको आप कह सकते हो विद्युत प्रतिस्थापन, विद्युत क्षेत्र या विद्युत प्रतिस्थापन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से व्यक्त करते हैं, इसे आईडी से व्यक्त करते हैं।
इसे आईडी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इतना नोट करिएगा, फिर आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे। तो एक बात समझिएगा, इसका परिभाषा क्या है, क्या चीज़ आपको समझना है। हेडिंग का नाम विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो नाम से लग रहा है विस्थापित करेगा, और क्या विस्थापित होगा, धारा विस्थापित करेगा। तो इसमें ये कहा दोस्तों, किसी परिवर्तन समय के साथ, किसके साथ, समय के जो है साथ। ठीक है, होता क्या है, जब समय के साथ दोस्तों क्या हो, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत प्रतिस्थापन जो है उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिस्थापन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है, धारा उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न जो धारा होता है, धारा को दोस्तों विस्थापन धारा कहते हैं, और उसको आईडी से जो है, आई का मतलब करंट और डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, करंट, आईडी से व्यक्त करते हैं। तो ये परिभाषा दोस्तों लिख लीजिए इतने परिभाषा जो आपको नोट कर लेना है। बाकी अगर इसका फॉर्मूला लिखना है वो भी लिख लीजिए। आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी। यहाँ पर फाई ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बोला है तो ई हो जाएगा, ये हम बोला है ना, ये देखो विद्युत क्षेत्र, ये बात। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए कि आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी। तो ये तो बात हमने किया जो है विस्थापन धारा की। अब देखो दोस्तों, इसके आगे बात करेंगे जो कि अगला टॉपिक होगा, विस्थापन धारा से रिलेटेड एक मैक्सवेल साइंटिस्ट ने बताया था फार्मूला, उस फार्मूले की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग चलिए जो है उस फार्मूले पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। चलो इसको हटा रहे हैं, और ये लेसन जो 8वां है इसको भी हटा देते हैं, और इसी में लिखते हैं फार्मूला। किसका लिखते हैं, तो लिखेंगे संशोधित फार्मूला। तो ये हो गया होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। दोस्तों इसका आगे लिखना है, अतः एम्पियर के नियम का, अतः एम्पियर के नियम का संशोधित नियम, या संशोधित फॉर्मूला भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आता क्या है, मिलता है आपको इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, ठीक है। तो ये आपको कैपिटल आई और प्लस डी, आई डी। यहाँ पर जो कैपिटल आई जानते धारा है, और यहाँ पर आई डी जो है विस्थापन धारा है। अगर आप इसका मान रखना चाहें तो आप यही फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस, इसका मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी, ये भी आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना जो है दोस्तों यहाँ तक का नोट कर लीजिए आप लोग। फिर इसी का अगले लाइन लिख लीजिएगा, इस समीकरण को एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम कहते हैं। इस समीकरण को एम्पियर मैक्सवेल नियम भी कहते हैं, ठीक है, नियम भी कहते हैं। लिख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यह मैक्सवेल का परिपथी नियम का ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैक्सवेल का परिपथी नियम, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाया था ना एम्पियर का परिपथी नियम, मैक्सवेल का परिपथी नियम भी कहते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो यही लिख लो। ठीक है,
इस समीकरण को एम्पियर मैक्सवेल का परिपथ नियम भी कहते हैं। दोस्तों अगर इतना हो जाए तो बताइएगा, फिर जो है आगे बढ़े और बात करेंगे मैक्सवेल के समीकरण की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मैक्सवेल के समीकरण की। मैक्सवेल ने 4 समीकरण बताया था और उन 4 समीकरण का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फिर चलेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत में, जो इस लेसन का जो है अगला और अंतिम हीटिंग भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी और सब हम बता देंगे आपको, वो चीज़ कर लेना है। ठीक है, चलिए इतना काम जो है कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा, हटा रहे हैं। तो हीटिंग करना है आपको दोस्तों मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण, विस्थापन धारा अगर हो गया तो फिर बात करेंगे मैक्सवेल के समीकरण की। चलिए देख लेते हैं मैक्सवेल का समीकरण। तो आपको हीटिंग करना है दोस्तों मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण, ठीक है। देखिए मैक्सवेल ने जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत में, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए जो है 4 समीकरण दिए थे। कितने समीकरण? 4 समीकरण। जो समीकरण दिए उन समीकरण को ही मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे इनके इनके समीकरण समीकरण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला चीज लिखिएगा, पहला नियम मतलब पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। ठीक है, तो लिखते हैं प्रथम समीकरण क्या है। तो दोस्तों प्रथम समीकरण याद रखना आपको, इंटीग्रेशन EdA इक्वल टू क्यू अपान जो है एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान में क्या? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समेशन भी आप यहाँ लगा सकते हो। ये आपका जो है पहला समीकरण है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरे समीकरण की तो जो है दोस्तों जो है आपको नोट करना है दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा लिखना है, दूसरा इक्वेशन। तो इसमें आप लिखेंगे दूसरे समीकरण में द्वितीय समीकरण या दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर क्या मिलेगा? मिलेगा आपको इंटीग्रेशन जो है BdA इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखना है इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन B और DA इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दूसरा लिख लीजिए, पहला और दूसरा जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला और दूसरा जो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर जो इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला दूसरा लिख लीजिए, फिर चलेंगे तीसरे में, चौथे में। ठीक है, और फिर जो है इस समीकरण की कहानी भी समाप्त कर देंगे। चलिए हो गया होगा, आ जाइए तीसरे समीकरण पर, तीसरे और चौथे पर। ठीक है, ये हो गया 2। अब बात करेंगे तीसरे और चौथे की। ठीक है, तो लिखना है तीसरा समीकरण,
तीसरा समीकरण। तो दोस्तों जो है तीसरा समीकरण लिखना बहुत ही आसान है। वो कैसे? तो आपको याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ई डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपान डी टी। ठीक है, डी फाइव बी अपान डी टी नोट कर लीजिए। चौथा समीकरण भी बता देते हैं, उसको भी लिख लीजिएगा। चतुर्थ समीकरण किसका? मैक्सवेल का। ठीक है, चतुर्थ जो हमने अभी लिखा था किसमें, जो विस्थापन धारा में दोस्तों, वही वाला चौथा समीकरण होगा। तो आपको वही पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है तो आपको बताया था, बॉक्स पहले बना लीजिए और फिर जो है उसमें चौथा लिखना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई टी, या फिर हमने कहा था आई डी का मान भी आप रख सकते हैं। तो मिल जाएगा समी इक्वेशन इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपान डी टी, अपान जो है डी टी। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए। ये आपका 4 समीकरण हमने दोस्तों आपको बता दिया। तो ये हमने आपको मैक्सवेल का 4 समीकरण बताया। अब बात करेंगे मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत की, और वो सिद्धांत पढ़ने के बाद दोस्तों ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, मतलब बहुत ही छोटा और प्यारा लेसन था विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसका मतलब ये, जहाँ पर विद्युत और चुंबक का जो है, मतलब विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का विक्षेप उत्पन्न हो, विक्षोभ से बनता है विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और अगर मैक्सवेल की बात करें, हमने कहा विस्थापन धारा, जब परिवर्तित क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां से विस्थापन धारा बनेगा, और जिसको आईडी व्यक्त करते हैं। और आईडी का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपान डी टी होता है, वो हमने रख दिया और ये पूरा वैल्यू निकाल लिया। और हमने ये साथ ही मैक्सवेल का एम्पीयर प्रति नियम भी बता दिया, उसका फॉर्मूला भी बता दिया। तो ये आप जो है जल्दी से ये समीकरण भी लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले हेडिंग पर। ठीक है, ये हो गया होगा, कितने नोट कर चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब जो हेडिंग करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में यही आता है 5 नंबर का इस लेसन का, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। दोस्तों आपको हेडिंग करना है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। चलिए हेडिंग कर लीजिए, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये हेडिंग बनाइएगा। ये हेडिंग बनाने के बाद दोस्तों आपको डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम बढ़िया तरीके से बनाना है। जैसा हम आपको डायग्राम बना दिखाएंगे वैसे आपको भी जो है बना लेना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, और आपको जो है पूरा का पूरा बढ़िया बना लेना है। थोड़ा सा और हम बढ़ा ले रहे हैं ताकि और अच्छा लगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मान लो जो है प्रकाश कुछ इस तरह से चलेगा, यहाँ तक का। फिर जो है इधर से भी ले जाएंगे,
ठीक है, जिस पर डॉट पॉइंट में। तो आपको पूरा जो है डार्क भी कर लेना, अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और डार्क कर दे रहे हैं इसको, ताकि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा आपको लाइन खींच लेना बढ़िया से। जो कि अभिलंबोत को दर्शाना है, तो ये चीज़ आप ऐसा कर लेना है पूरा का पूरा। इधर इसके नीचे भी ऐसे ही खींच लेना है। चलिए इतना काम जो है जल्दी से कर लीजिए, इतना काम दोस्तों जल्दी से कर लीजिए। सबका नाम लिख दे रहे हैं। इधर दोस्तों आपका ई नॉट होगा पहले, इधर बी नॉट होगा, फिर ये बी नॉट इधर चला आएगा, बी नॉट इधर मिलेगा, ई नॉट इधर भी मिलेगा, फिर से ई नॉट, और फिर इधर मिलेगा कौन, बी नॉट। ये हमेशा चेंज होता रहेगा, सर्कल जो है ये हमेशा चेंज होता रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इधर आप लिख सकते हैं एक्स अक्ष, इधर कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, इधर आपका वाई अक्ष है, और इधर पता ही, नाम तो सुना ही होगा, है ना, जेड अक्ष। और यहाँ पर आपका काम करता है मूल बिंदु, जिसको ओ बोलते हैं, 0,0 वैल्यू होता है। इधर लिख देना इस तरफ जो है काम कर रहा है विद्युत क्षेत्र का, तो इधर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, और इस तरफ जो है काम कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो लिख देना है इस तरफ बी, और यहाँ लिख देना है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चलो अब यहाँ से पूरा समझा देते हैं। इधर लिखना है तरंग संचरण की दिशा, इधर लिखना है दोस्तों, लाइन लिख लीजिएगा, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा जो कि आगे की ओर ऐसे जा रही है। ठीक है, चलिए एक बात समझाते हैं। जब जो है विद्युत वाला, देखो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ऐसे जो है इस तरह से ऐसे, तो ये जो है आपका विद्युत वाला ऐसे जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा, इधर डायरेक्शन में ऐसे, तो ये ऐसे से जब भागेगा ऐसे लगातार ऐसे। ठीक है, मतलब एक बार ये आपका ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। इधर ये भी देखो बी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे। मतलब कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लगातार एक दूसरे चेंज होते रहते हैं, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है विक्षोभ, और उसी विक्षोभ को दोस्तों कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। तो डायग्राम जल्दी से बना लीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, कुल मिला के डायग्राम आपको जो है ऐसे कुछ इस प्रकार जो है, अगर ऐसे हम लोग हाथ करके पूरा दिखाएं तो इस तरह से ये, और इस तरह से ये, इसका ऐसे, ये जो है ऐसे बना हुआ है। अब जब ये बढ़ेगा ऐसे 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 बढ़ेगा ये, और ये वाला दोस्तों बढ़ेगा कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ई नॉट से बी नॉट से क्या बनेगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा, जिससे बनता है विद्युत चुंबकीय तरंग। और ये सिद्धांत किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया, इसलिए इसको कहते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, डायग्राम हो गया होगा, डायग्राम कर चुके होंगे। चलिए आगे आते हैं, अब ये हटा देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लो, चाहे तो कर लो खटाखट स्क्रीनशॉट। चलो अब इधर लिखते हैं। ठीक है, तो लिखना है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय
तरंग सिद्धांत के अनुसार ठीक है, तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा बढ़ती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ठीक है, उत्पन्न होता है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। इधर नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तक का जो है लिख लीजिए और फिर जो इसके आगे बढ़ेंगे ठीक है। यहाँ तक का नोट कर लीजिए पहले। चलिए डायग्राम हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इधर का हो गया होगा, यहाँ तक का लिख चुके होंगे। जिसके आगे हम बोले क्या लिखे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लिखना आगे, जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है, जिससे जो ऊर्जा है वो तरंग रूप में फैलेंगी और इन्हीं घटना को जो विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ तक नोट करिएगा, विद्युत क्षेत्र के परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की लंबवत होती है। इस स्थिति में परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती हैं, ये लिख लो, फैलती हैं, जिसे मैक्सवेल का, या फिर लिख लो जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का नोट करिएगा, जिसे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जैसे ही परिपथ में हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित विद्युत धारा भेजेंगे, विस्थापन धारा भेजेंगे, उसमें क्या बनेगा, क्या उससे उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, और जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, जिससे जो भी ऊर्जा परिपथ में होती है कैसे तरंग रूप में फैलने लगता है, भागने लगता है, और जब भागता है दोस्तों उसे कहते हैं, किसका, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर जो इसको हटा के इसका जो है गुण, इसका विलक्षण बता दें, जो कि एग्जाम बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है, इतना हो गया होगा। चलिए इसको हटा रहे हैं इधर का। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात और लिखना है, एग्जाम में कई बार पूछा है मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है, तो आपको डायग्राम बनाना है, जिस हमने लिखा है ये लिखना है पूरा का पूरा। लिखने के साथ अगर वो कहता है अभिलक्षण या गुण लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा जो हम आपको लिखने वाले हैं। बट जो है अगर नहीं कहता है तो भी लिख देना, जिससे क्या हो समझ जाए कि अवालक और वालिका के हिसाब से पढ़े और उनको बढ़िया नंबर जो है आ जाए। ठीक है, चलो तो एक काम कर लो, एक हेडिंग बना लो यहाँ से, ये हटा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक हेडिंग बनाना है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण या फिर गुण। हेडिंग करना है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, चाहे गुण कहिए, चाहे अभिलक्षण कहिए, चाहे विशेषता कहिए, या फिर इसको आप विशेषता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखते हैं। तो लिखना है इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण निम्नलिखित है। ये तो हो गया सरकारी लाइन। अब करना है पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट करिएगा, इनकी जो प्रकृति है दोस्तों, इन तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। तो लिखना है इन तरंगों की, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति आप सुनेंगे ना अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, तो अनुप्रस्थ होती है। क्या लिखना है, अनुप्रस्थ होती है। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, ये तरंगे निर्वात में स्पीड रखना 3×10⁸, निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 1/रूट में μ0 ε0, ठीक है, 1/रूट μ0 ε0 के वेग से संचरित होती हैं। नोट कर लीजिए, 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, कहिए तो एक आध जो है पॉइंट हम और लिखवा दें, ये तो मेरे ख्याल से 4 पॉइंट बहुत होता है। ठीक है, चौथा लिखने के बाद 5वां पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5वां पॉइंट, ध्यान रखना, यहाँ 5वां पॉइंट लिख रहे हैं अलग कलर से, ध्यान रखना। लिखना इन तरंगों में परावर्तन अपवर्तन विवर्तन आदि घटनाएं होती हैं। ठीक है,
5 पॉइंट कर लीजिए। अगर आप एग्जाम में इतना कर देते हैं जैसे हमने आपको बताया कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है और ये क्या है, तो ये आपका दोस्तों 5 नंबर का आता है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, इसको आप लोग हल्के में न लीजिएगा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जो कि लेसन जाता है या फिर विस्थापन धारा, जो हमने पढ़ा दिया आपको, ये चीज़ आपके लेसन से आता है। 1-2 नंबर का जो चीज़ आएगा अभी आपको वो स्क्रीन दिखा देंगे, तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है आपको कुछ चीज़ स्क्रीन में दिखा देते हैं, उसको आप लोग जो है कर लीजिएगा, ठीक है, उसको जो है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आपको कुछ बताने वाले हैं जो कि तरंग के बारे में है। तरंग का कई सारा प्रकार होता है, जैसे एक्सरे है, एक्स किरण क्या है, गामा किरण क्या है, ठीक है। साथ ही जो है बहुत सारे तरंग, रेडियो तरंग क्या हैं, माइक्रो तरंग क्या हैं, तो इन सब का जो है हमने सोचा जो है इसको भी समझा दे, बता दे, और फिर उसका जो है आपको उसका पिक्चर, उसका फोटो जो स्क्रीन पे दिखा देंगे, आप मस्त स्क्रीनशॉट करके पूरा जो है आवृत्ति, परास कहाँ उपयोग होता है, एग्जाम कभी कई बार पूछा गया है, परावैंगनिक किरण का उपयोग लिखिए, एक्स किरणों का उपयोग लिखिए, जैसे हड्डी टूट गई या एक्सरे करवाते हो, जांच करवाते हो, या फिर अगर मान लो फेफड़े में या वहीं सीने में कहीं दिक्कत होता है तो आप एक्सरे कराते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक्स किरणों का यूज या एक्सरे का यूज किया जाता है, जो एक्सरे होता है। तो अब आपको दोस्तों दिखाने वाले हैं कि इन सब का उपयोग क्या है, कितने तरंगे हैं, और इनका उनका परास क्या है, उनका आवृत्ति क्या है, उनका तरंगदैर्घ्य क्या है, वो सब आपको नोट कर लेना है। तो देखिए अब आपको देखना है स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ लिखा होगा। पहले आपको लिखा होगा गामा किरण, फिर एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, दृश्य प्रकाश, ये किरणें, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तरंगदैर्घ्य परास दे रखा है मीटर में, गामा किरण का दिया है, एक्सरे का सबका दे रखा है, और आवृत्ति भी दे रखा है, उत्पादन दिया है कि गामा किरण कहाँ से, नाभिक से, और संसूचक दे रखा है जो कि फोटोग्राफ फिल्म आयनन कक्ष है। इनका उपयोग बोला है गामा किरण किसमें, कैंसर के इलाज में, और नाभिक की परमाणु की जो है नाभिक संरचना में आदि में करते हैं। एक्स किरण की बात करें तो हमने बताया था आपको, हड्डी टूटने पर, फेफड़ों की बीमारी में आदि जगह करते हैं। परावैंगनिक की बात करें तो नकली दस्तावेज या नोटों की जो है जानकारी या चोर से बचने के लिए अलार्म के रूप में जो है किया जाता है। दृश्य किरण की बात करें तो हम लोग जो वस्तुओं को देखते हैं इसके लिए करते हैं। आवरण किरणों की बात करें तो जो घर में पौधे होते हैं उनको गर्म करने में, कोहरे वधून में फोटोग्राफ खींचने में यूज करते हैं। माइक्रो तरंग की बात करें दोस्तों तो उपग्रहों हो गया या टेनिस गेंद हो गया, इन सब की स्पीड की जानकारी के लिए करते हैं। रडार के रूप में, माइक्रोवेव में, तरंग में। माइक्रोवेव का मतलब है दोस्तों जिसमें जो हम लोग खाना पकाते हैं या बेकरी वाले ज़्यादातर रखते हैं, तो वो आपका माइक्रोवेव तरंग के द्वारा ही वहाँ पर जो पक जाता है और फिर आप मस्त बेकरी खाते हो, वो आपका माइक्रोवेव तरंग है। लास्ट अगर बात करें दोस्तों रेडियो तरंग की, तो रेडियो तरंग जैसे दूरदर्शन हो गया या जो भी आप लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वहाँ पर रेडियो तरंग का यूज किया जाता है। तो इन सब तरंग का जो है आपको परास लिख लेना है, आवृत्ति लिख लेना है, इनका उपयोग लिख लेना है, इतना काम कर लेना है। तो ये काम जो है आप लोग कर लीजिएगा, या तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है कर लीजिए। और ये लेसन दोस्तों यही समाप्त हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है स्क्रीन पे, इसका फोटो आप ले लीजिए, और ये वाला लेसन यहीं से खत्म हो जाता है। हमने जो इस लेसन की कहानी यहीं समाप्त कर दी, और यहीं से आपका पार्ट 1 भी समाप्त है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो दोस्तों आपको इसको एक प्रकार से ये आपका होमवर्क है, बढ़िया से आप लिख लीजिएगा, ठीक, कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। अब इसके बाद जो क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पर पार्ट 2 का स्टार्ट होगा, जहाँ से पार्ट 2 का पूरा 5 लेसन जो भी है उसको पढ़ा के और आपका पूरा फिजिक्स भी समाप्त हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो नमस्कार, जय हिंद।